नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं और यूपी पैट का पार्ट नंबर 3 लेकर के हम हाजिर हैं। तो उठाइए नोटबुक और कलम और ये इम्पोर्टेंट जो ओल्ड पेपर्स कलेक्शन है ये प्रश्न नोट कीजिएगा। लीजिए आपकी स्क्रीन पर PDF ये रही। हम पार्ट नंबर 2 में 125 क्वेश्चन तक बात कर चुके थे, आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं 126 प्रश्न से। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा इसी वीडियो के, तो लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी में ही हमारा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है और भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 127, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए थे और सत्य जो कथन है उसको हमने इसमें आंसर के रूप में ले लिया है। तो देखिएगा, इस लाइन को समझ जाएंगे। मौलिक अधिकारों को केवल नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। यानी जब राष्ट्र पर कोई आपातकाल इमरजेंसी आ जाए तब आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता और अन्यथा की स्थिति में हमेशा आपके मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा प्राप्त करने का और धार्मिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार हैं आपके। तो एक बार कमेंट बॉक्स में याद करने के लिए इन 6 मौलिक अधिकारों के आर्टिकल एरिया भी आप लिख करके भेजिएगा, तो आपको एक बार रिकॉल हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में वो हमें प्राप्त भी हो जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ी सी मेहनत करना सीख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके इतना करिए, बड़ा जरूर है। 6 मौलिक अधिकार लिखना है, याद करके आर्टिकल लिखने हैं, गलत हो जाएं तो हो जाने दीजिए, करेक्ट हम बताएंगे आपको। क्लियर है? तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है 128, ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे इसे। ये यूपी SSSC का अब प्रश्न बन गया है। ये वीडियो एग्जाम का पेपर हम दिखा रहे हैं, ये कठिन पेपर नहीं है। जैसे यूपी SSSC पूछती है वैसी GS ध्यान से याद कीजिए। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली, क्या आपने सुना था? कभी नहीं सुना तो इसको ध्यान से समझिए, क्या है ये भूकंप रोधी निर्माण? यानी एक भूकंप के बचाव के लिए, हम बचाव के लिए धज्जी देवरी प्रणाली यानी धज्जी देवरी सिस्टम डेवलप्ड करते हैं। ये किस स्थान पर बनाया गया है? तो J&K, आंसर तो समझ गए, लेकिन ये प्रणाली है क्या? इसमें एक लकड़ी के कुछ बॉक्स होते हैं, उनमें हम मिट्टी और पत्थर भर देते हैं, जिससे जो अर्थक्वेक के समय जो कंपन होता है ना, उसमें कमी आ जाती है। तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं? धज्जी देवरी प्रणाली। यानी लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी और जो पत्थर हैं उनको भर करके इस भूकंप की ताकत को कम किया जाता है, यानी क्षति को, नुकसान को कम किया जाता है। किस प्रणाली के तहत? धज्जी देवरी प्रणाली। याद करिएगा, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थान में ये बनाया जाता है, यानी पर्वतों के नीचे बनाते हैं इसको लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी और कंकड़ भर के। क्लियर है? अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 129, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना गया है या जानते हैं? ये बहुत बार आया है जब से नाम बदला गया है। इसका आंसर है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है, ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 130, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस नामक संस्था या कहिए एक छात्र निवास की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये एक क्रांतिकारी हैं जो लंदन में कार्यरत रहे हैं और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 131, निम्न में से सूरसेन महाजनपद है जो, उसकी राजधानी क्या है? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। यानी 16 महाजनपदों में से कोई भी राजधानी पूछी जा सकती है, तो आप 16 महाजनपद याद करिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न 132, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? कोलकाता में। कहाँ की गई है? 1818 फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल स्थापित की गई है, ध्यान रखिए 1818। 133 प्रश्न,
भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में सबसे बड़ा, इसके ऊपर कोई साहित्यिक पुरस्कार नहीं है। अगला प्रश्न 134, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मेथनॉल को वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। जो मेथनॉल है वो लकड़ी से प्राप्त एल्कोहल है मेथनॉल, इसलिए इसको कास्ट नेफ्था या कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। कास्ट नेफ्था और कास्ट स्प्रिट लिखे दे रहे हैं, कास्ट नेफ्था, ध्यान से, कास्ट माने मतलब लकड़ी और नेफ्था इसको इस नाम से भी जानते हैं, और आपका कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, और वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो मेथनॉल याद रखिएगा, वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है आपका 135, SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में या के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है क्या? तो ये है करंट अफेयर्स, इसे कहते हैं ई शक्ति। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कठिन जरूर लग रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं जो रास्ते सहज हों वो सफलता के कभी नहीं होते। जिन रास्तों पर आपको कठिनाई महसूस ना हो वो सफलता के रास्ते कभी नहीं हैं, इसलिए कठिन रास्तों से डरिए नहीं, वीडियो छोड़िए नहीं। SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है ई शक्ति। क्लियर है, नोट कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न 136, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो आंसर है लिबोर, जो आपने पहली बार सुना होगा। तो लिबोर क्या है? यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और अन्य संस्थाओं को जो दर में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है वो दर है लिबोर। लेकिन लिबोर है क्या? तो लिबोर जो है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, यानी यह एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। इसमें परिवर्तन करने का निर्देश आरबीआई ने दिया है। तो ये चर्चित रहते हैं, करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हैं ये। तो विद्यार्थियों नज़र रखिए समाचार पत्रों में और कुछ पत्रिकाओं पर, जिससे करंट अफेयर्स भी मजबूत करना है आपको। अगला प्रश्न 137, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श यानी कौन से आइडियल जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर तो सीधा मिल गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। याद रखिएगा, DPSP को ध्यान में रख करके प्रत्येक राज्य अपनी नीतियां या कानून बनाता है या उसे बनाना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है। अगला है 138 प्रश्न, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, पहली बार सुन रहे होंगे आप। निम्नलिखित में से जल निकायों में से कौन दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? मोस्ट सैलाइन वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक आपने पढ़ा होगा तुर्की की वॉन झील, पढ़ा है 330 प्रति हजार, याद आया। तुर्की की वॉन झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सुना है ये आपने। सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर, सबसे अधिक खारे पानी की तुर्की की वॉन झील। ठीक, अब पूछ रहा है कौन सा जल निकाय है जो दुनिया का सबसे अधिक खारा है? तो आपका तो फ्यूज उड़ गया होगा दिमाग का। तो ये गेटाले तालाब, गेटाले पॉन्ड, ये एक जल निकाय है जो बहुत अधिक तापमान के कारण अब वेपराइज होता जा रहा है। उसमें नमक यानी जो साल्ट है उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसकी मात्रा आप बात करें तो 433 प्रति हजार, यानी अगर 1000 ग्राम में आप पानी लें तो उसमें 433 ग्राम नमक मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, कोई भी डाटा है वो कंप्लीट कभी नहीं होता है। अभी तक तुर्की पूछी जाता था, तुर्की की वॉन झील, और भी हो सकता है खारी झीलें हों, लेकिन वो स्टडी में नहीं आई हैं। जब तक स्टडी में नहीं आई हैं तो वो है नहीं आपकी नज़रों में, और जब आ गया तो कहेंगे सर आपने ये बताया नहीं। लेकिन बताने के लिए किताबों में होना चाहिए। अब ये करंट अफेयर्स में चर्चित हुआ था उस समय तालाब, तो आ गया प्रश्न में सबसे अधिक खारा। अब याद रखना होगा आपको, गेटाले लेक इथियोपिया देश। गेटाले तालाब कहाँ पर है? ये पॉन्ड, ये है आपका इथियोपिया देश, अफ्रीका महाद्वीप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया देश आते हैं ना, उसमें जो देश है इथियोपिया, जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा, उसमें ये तालाब सिचुएटेड है। क्लियर है। अगला प्रश्न 139, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक विश्वविद्यालय संग्रहालय भी है, ये कहाँ पर है? बनारस।
भारत कला भवन एक संग्रहालय भी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बनारस में। कई बार आया है, आसान भी है। अगला 140, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो इसे तोल्काप्पियम नाम से जानते हैं। तमिल व्याकरण कौन है? तोल्काप्पियम। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को संगम काल में लिखी गई थी। अगला है 141, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये काकेशस देश है, अजरबैजान। काकेशस में 3 देश होते हैं काकेशस पर्वत में, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये मध्य एशिया देश है, यानी सेंट्रल एशिया का देश है। ताजिकिस्तान, इसमें भी 5 देश हैं, KKTTU के नाम से जानते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये आपका ये कौन सा है? काकेशस, ये है मध्य एशिया। तो ये 2 देश कौन से? अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। अगला है 142, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बन गया है? तो अब RCS नहीं समझ में आ रहा होगा, और ये पाकयोंग हवाई अड्डा है जो कहाँ है? ये पहला RCS योजना के तहत पहला उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन गया है। तो RCS क्या है? RCS है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, यानी रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस। समझ गए होंगे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है उसके तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है पहला है पाकयोंग हवाई अड्डा, सिक्किम। याद रहेगा। अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सिक्किम जो है भारत संघ का कब अंग बना था? यानी भारत में पहले सिक्किम नहीं था, ये भारत में मिला है, तो किस वर्ष ये अंग बन गया था भारत का? कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे कि आप इसे बताएं। अगला है 143, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो कर्नाटक में आयोजित होता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये चर्चित रहता है, चर्चा में इस बार था तो पूछ लिया गया है, कोडवा हॉकी महोत्सव। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को रक्षा करता है? यानी आप विदेश में घूम सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसमें आप कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता भी दी गई है, तो आप विदेश में घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। 145, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें, यानी 4 ऑप्शन होंगे ऐसे, तो कौन ग्रह है जो जोवियन है? तो जोवियन का आंसर उसमें था यूरेनस। बाकी क्या दिए गए थे? बाकी इनर प्लेनेट दिए गए थे, यानी गौर से कितने ग्रह हैं ये आपको याद होंगे। कहाँ से याद होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ये हो गए। इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, यानी ठोस ग्रह। ये ठोस हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब 4 बचे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 बचे हैं। इनको कहते हैं, जुपिटर जो बड़ा ग्रह है उसके कारण जोवियन प्लेनेट, और ये कैसे हैं? गैसियस प्लेनेट हैं, ध्यान रखिए। तो ये पूछ लेता है, इन्हें आउटर प्लेनेट भी कहते हैं, और जो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 हैं इन्हें कहते हैं इनर प्लेनेट। ध्यान से प्यारे विद्यार्थी हो, ध्यान से समझ लीजिए, जोवियन ग्रह क्या है? यूरेनस, और 4 हैं उनमें कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न 146, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये है CSIR, NCL इस संस्थान से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, इसका ये फुल फॉर्म है CSIR और NCL का। तो ये आपका 1 वीक 1 लैब थीम जो है वो किस संस्थान से? CSIR NCL के माध्यम से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। 1 वीक 1 लैब जो थीम है ये CSIR और NCL लैब के लिए है, या इसकी थीम है। क्लियर है। करंट अफेयर्स के ये कुछ टॉपिक हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, कठिन जरूर हैं। 147, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक, च्युइंगम गम एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूथपेस्ट आ गया, उसी से समझ लो दांतों की सफाई के लिए क्या होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट। तो एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक यानी दांतों में कुछ घिसे, घर्षण, फ्रिक्शन पैदा करे। और च्युइंगम का एक घटक है, तो ये आपका सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बहुत से प्रोडक्ट में यूज होता है। अगला है 148, मटकी लोकप्रिय लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। क्लियर है, इनको अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिए। 149, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बहुत चर्चित है ये शहर, छत्रपति संभाजी नगर बदल दिया गया है औरंगाबाद का, जो महाराष्ट्र का एक शहर था। अगला 150, निम्नलिखित में से किस संस्थान में हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है, किस संस्थान के द्वारा? इसरो का पूरा नाम दिया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कमेंट बॉक्स में इसका स्थापना वर्ष लिख भेजिएगा हमें, ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि आप जो कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन छोड़े गए हैं उन पर काम करके आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजेंगे, जिससे आपकी मेमोरी रिकॉल हो सके। ऐसे ही प्रश्न हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी पुराना पेपर है, कोई हल्के या छोटे प्रश्न नहीं बनाए हैं कि लालच दिखाया जाए आपको। तो कठिन जरूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप जरूर इन्हें याद करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।